हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राम चौधरी और यहाँ पे मैं स्टार्ट करेंगे 3D की लाइन। इससे पहले दो लेक्चर हुए जहाँ पे बेसिक ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और 3D के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उनको कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। अब इस प्रॉपर लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन के इक्वेशन के बारे में देखेंगे। अब जब भी लाइन के इक्वेशन की बात आती है तो आपने 3D से पहले 2D के अंदर लाइन के वेरियस फॉर्म के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मेट था, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में था, 2 पॉइंट फॉर्म में हम 2D के अकॉर्डिंग लाइन का इक्वेशन लिखना जानते हैं। अब यहाँ पे जो 3D की बात होगी तो 3D की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली लाइन की जब बात आती है तो एक लोकस का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं जिसको हमें कनेक्ट करने पे एक लाइन मिलती है डायग्रामेटिकली। तो लाइन का मतलब लोकस ही है, तो हमें लोकस को पॉइंट या माइंड में रख के आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब 3D के अंदर स्लोप जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्लोप का काम इसके हाथ में आ जाता है, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो के हाथ में आ जाता है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब सबसे पहले जब लाइन के इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में जो डिफरेंट केस बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि वेक्टर फॉर्मेट अच्छे से आ जाता है तो उसके बाद कार्टेशियन फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम पिछले लेसन के अंदर। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं कि यदि हमारी लाइन कोई गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना, कोई गिवन पॉइंट है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेट से ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है और पैरेलल टू गिवन वेक्टर है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो गिवन वेक्टर का नाम मैंने बी वेक्टर दे रखा है। तो किसी पॉइंट से पास हो रही है और किसी गिवन वेक्टर के वो पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन लिखना है। अब देखिए, लाइन की बात होती है तो लाइन जब मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक लेट साइड लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन लिखना है जो किसी गिवन पॉइंट, लेट से मैंने ए नाम दे दिया, जिसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से पास हो रही है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। अब किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल का मतलब इसी के पैरेलल कोई एक वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन चल रही है। अब मुझे इसको लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक तरह से दो लाइन हो गई, एक तो बी वेक्टर वाली लाइन और एक आप जो लाइन की बात कर रहे हो। अब इस लाइन के ऊपर लोकस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे और किसी लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, उन सबको मुझे एक साथ लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेंगे आर, जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल आर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी कोई जनरल वेक्टर लेना हो तो आपको वेक्टर के अंदर भी बता रखा है, 3D के अंदर भी मैंने बोला था कि जनरल वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास में, लेकिन ये आर की कंडीशन क्या है, ये जो आर है ये जनरल वेक्टर है, इसकी कंडीशन ये है कि इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, इस लाइन को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, ये लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो उसके जो मूवमेंट से लोकस बनेगा उसी को तो अपन लाइन बोलेंगे। तो ये आर क्या है, एक तरह से बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जो कि ये लोकस जनरेट करेगा। अब पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को वेक्टर की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर की नज़र से देखोगे तो आपको यहाँ से एक ए आर वैक्टर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ए आर वैक्टर। और अगर मैं ए आर वैक्टर की बात करूँ तो ये ए आर वैक्टर किसके पैरेलल है, तो आपका वो बी वैक्टर के पैरेलल है। ये तो कंडीशन है कि आपका कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होना चाहिए और किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल बी वेक्टर है। तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से कह सकता हूँ ए आर वैक्टर इज पैरेलल टू बी आर वैक्टर। अब पैरेलल की बात करें तो ये पॉइंट इसके ऊपर आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ आ सकता है। तो बेसिकली अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो इन तरह से हम कह सकते हैं पैरेलल मूव करना चाहिए बी वेक्टर के, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्मेट में उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ए आर वैक्टर कितना आएगा, तो आप कहोगे ए आर वैक्टर, तो आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर आ जाएगा, राइट। अब आगे जब हमें पैरेलल की कंडीशन दे रखी थी उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, लेमडा टाइम कुछ होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसमें क्या फर्क होता है, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो मैं आर माइनस ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये इक्वेशन है जो ऊपर आए, ये इक्वेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर। ये जो एक फॉर्मेट निकल के आया है, इसी फॉर्मेट के इक्वेशन को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अगर इसकी बात की जाए तो ये वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन है लाइन का, जो लाइन कहाँ से पास हो रही है। तो अब यहाँ से बस आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अच्छे से लिख कर रख लो कि यहाँ पे ए वेक्टर क्या है,
तो ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है जहां से लाइन पास हो रही है, पोजीशन वेक्टर जहां से पास हो रही है। और ये बी वेक्टर क्या है? तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि ये डायरेक्शन वेक्टर है। ये क्या है? डायरेक्शन वेक्टर है। जैसे आपको 2D के अंदर कोई लाइन, कोई इक्वेशन लिखने के लिए कहते थे इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका ये स्लोप है, तो स्लोप क्या देता था आपको? बेसिकली डायरेक्शन बताता था स्लोप तो। और जिस पॉइंट से पास हो रही है तो वहां पे हम लिखते थे y माइनस y1 m x माइनस x1, ऐसे लिखते थे। तो एक स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता था। वैसे यहाँ पे पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर है और डायरेक्शन वेक्टर है, तो कहीं कहीं सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसी के। तो r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ध्यान रहे जो लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई में वो अपना डायरेक्शन वेक्टर है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहा है ए वेक्टर, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जहाँ से पास हो रही है। ठीक है ना, लाइन जहाँ से पास होती है उस पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को याद रखोगे। अगर मेरे पास में ऐसे दो इक्वेशन लिखनी हो तो मैं एक इक्वेशन L1 को ऐसे लिखूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। अगर मुझे दो इक्वेशन लिखनी है तो दो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। और L2 दूसरी लाइन के बारे में बताता हूँ, तो यहाँ पे R1 R2 मत कर लेना, R1 R2 कभी नहीं करेंगे, क्योंकि R तो एक्स वाई जेड जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, उनका कॉम्बिनेशन है, जनरल वेक्टर है। तो मुझे दूसरी लाइन लिखनी है तो यहाँ पे A2 वेक्टर ले लेंगे। क्या लेंगे? A2 वेक्टर। और लैम्डा की जगह एक दूसरा कोएफिशिएंट लेंगे जिसको अपन बोलेंगे म्यू2। ठीक है, म्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यू। आप चाहो तो λ1 λ2 ले सकते हो, लेकिन आपकी किताब के अंदर लैम्डा और म्यू से डिनोट कर रखे हैं। तो अगर मुझे दो लाइन का इक्वेशन, दो अलग अलग लाइन के इक्वेशन लिखने हैं वेक्टर फॉर्मेट में, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। और अगर एक ही लाइन लिखनी है तो r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से लिख लेंगे। तो यहाँ पे जितनी बात लिखी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये कार्टेशियन फॉर्मेट में, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? तो ये वेक्टर फॉर्म के साथ साथ एक दूसरा टाइप का फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसके अंदर आई के नहीं आते। ठीक है, तो पिछला वाले केस है तो हमने क्या बोला था कि हमारा जो ए वेक्टर है इसको लेट से मैं यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में बोल देता हूँ। तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, लेट ये ए वेक्टर है। ठीक है, मैं इक्वेशन पिछली वाली लूंगा। पिछली वाली इक्वेशन क्या थी? आर वेक्टर, अगर आपको ध्यान हो तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको पहले वाला केस ले लिया जाए तो आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना? लैम्डा बी वेक्टर था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो पॉइंट है जहाँ से अपन कह रहे हैं कि लाइन पास हो रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे? x1 z1 y1 और z1 थ्रू ए पॉइंट। तो कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन? x1 y1 z1, जिसको a से डिनोट कर रहे हैं, और उसका पोजीशन वेक्टर का लिखना चाहें तो a वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जिसकी डायरेक्शन गिवन dr, और गिवन dr यहाँ पे लिख रहे हैं a1 b1 और c1। अगर आप चाहो तो एक ही लाइन की बात करें तो यहाँ पे abc लिख दो, केवल ABC से काम चला दो। तो गिवन dr क्या है? ABC है। ठीक है, अगर गिवन DC बोलेंगे तो ये L M और N लिखेंगे, और हम जानते हैं ABC को LMN में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हो सकता है आपको कभी LMN या DC दे रखे हो और कभी DR से दे रखे हो। DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो या डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो ये दोनों का काम डायरेक्शन से होता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास में DC आगे। अच्छा, इससे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास में B वेक्टर आएगा। क्या आएगा? बी वेक्टर आएगा, क्योंकि डायरेक्शन किसके अलोंग हमने बोली थी? बी वेक्टर के अलोंग बोली थी। पिछले वाले केस में हम देख पा रहे हैं डायरेक्शन क्या थी? बी वेक्टर था। तो यहाँ से मुझे बी वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए आई बी जे कैप और सी के कैप। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई क्या? ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब आप क्या करोगे? इनकी सबकी वैल्यू पुट करोगे, पुटिंग। अच्छा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? अगर आर वेक्टर की बात करें तो ये एक्स वाई और z के साथ में i j के लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास में तीन इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पुटिंग, ये हम क्या करते हैं? अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू इन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल लेता हूँ, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन इन 1। आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लेके आनी है, यानी आई जे की यहाँ से रिमूव करना है। तो पहले मुझे ए वेक्टर, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर को प्रॉपरली पॉइंट या कार्टेशियन के फॉर्मेट में लिखना था। अब लिखने के लिए मैं पिछले वाला रिजल्ट
जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, उसका रेफरेंस लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे इस जगह पे पुट करना चाहेंगे, किस जगह पे, ये आपके पास में है ये वाली सारी वैल्यू, ये इक्वेशन ये वाली दिख रही, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आर की जगह आपको रखना है एक्स आई वाई जे के जेड के माइनस एक्स वन आई वाई जे और जेड वन के इक्वल टू लैम्डा टाइम लैम्डा बी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका सी के कैप है। अब जब कभी भी एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन इस तरह से दे रखी हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ से एक्स आएगा, इस साइड से माइनस एक्स वन आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट साइड से देखेंगे तो लैम्डा ए हो जाएगा। ऐसे वाई माइनस वाई वन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बी हो जाएगा। और जेड माइनस जेड वन देखेंगे तो ये लैम्डा सी हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आ गया। कंपेयर करने के बाद में अगर आपने कंपेयर किया है तो कंपेयर करने के बाद में एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा आई, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी और जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ इस जगह से तो क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितनी आएगी, वाई माइनस वाई वन और अपॉन में बी आ जाएगा। और तीसरी साइड से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अब उसके इक्वल टू जो वैल्यू है ये लैम्डा के इक्वल टू वैल्यू है, ठीक है। तो लैम्डा के इक्वल टू वैल्यू है। अगर आपको केवल कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो आप यहाँ तक लिखना, क्योंकि ये सभी वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसी फॉर्मेट को ही अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अगर हमें कुछ आगे जब इसका पार्ट पढ़ेंगे लाइन से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा एन एक्स वन ए बी सी के फॉर्मेट में लिखाऊंगा। तब आपको ये लैम्डा के इक्वल टू में रख के फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। जिसको आगे हम देखेंगे कि किसी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लेना हो तो कैसे लेते हैं। तो जनरल पॉइंट लिखने वाला पार्ट हम जस्ट आगे देखेंगे। उससे पहले आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से माइंड में इसकी इमेज को फिट करना है। कैसे फिट करोगे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्स के साथ में ऊपर वैल्यू माइनस हो रही है एक्स वन वाई वन और जेड वन, देख पा रहे हो। ये ऊपर की जो वैल्यू माइनस हो रही है ये क्या है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहाँ से लाइन पास होती है। तो आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखी होगी और फिर कहेंगे ये किस पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट को आप बताओ। तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो नोमिनेटर वाले पार्ट में एक्स के साथ माइनस हो रहा है, वाई के साथ जो माइनस पार्ट हो रहा है, जेड के साथ जो माइनस पार्ट हो रहा है, उनको एक साथ लिखेंगे तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे जहाँ से लाइन पास होती है। और जो डिवाइड में है ए बी और सी, ये बेसिकली जो डिवाइड वाला पार्ट है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। ध्यान रखिए बात, ए बी सी क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन के, जो लाइन एक्स वन वाई वन जेड वन से पास हो रही है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो अगर डायरेक्शन रेशियो ढूंढने हो तो आपको डिनोमीटर वाले पार्ट में वैल्यू देखनी है। बस इसमें ध्यान रखना एक्स वाई एंड जेड का कोफिशिएंट 1 है। नोट वाली बात क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इसको नोट करके ले दो, कोफिशिएंट, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी 1 होना चाहिए। 1 मतलब पॉजिटिव 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको एडजस्ट करोगे, जो कि आगे आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और ये आपकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मान के चलो ये आपको ऐसा दे रखा है तो आप ए वेक्टर कैसे लिखोगे, तो नोमिनेटर में जो पार्ट है माइनस वाले उनको एक साथ लिख के ए वेक्टर बनाएंगे, डिनोमिनेटर में तीनों के जो साइड में पार्ट है उनसे अपन डायरेक्शन वेक्टर यानी बी वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों दिमाग फिट कर दो, बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर है, ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है जहाँ से लाइन पास हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें क्लियरिटी मिलेगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें पढ़ना है वो सेकंड या थर्ड टाइप कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला केस के अंदर हमने एक पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग वेक्टर का इक्वेशन लिखा है, जिसके दो फॉर्मेट हुए, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। अब ये लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट,
यानी मेरे पास में 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो ये मान के चलो ऐसी लाइन। अब आपको क्या होगा, 2 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। तो लेट से इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और अब ये पोजीशन वेक्टर है बी। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, इस जगह बी वेक्टर क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर है। अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली अपन जानते हैं बेसिक से कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, उसका इक्वेशन लिखना है। अब आपको इस लाइन के ऊपर बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट होंगे, उनमें से एक पॉइंट उठाओ आर पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर अपन जानते हैं आर वेक्टर से लिखते हैं। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे उसे डेटा स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, एक्स वाई और जेड के साथ में ये आर वेक्टर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। आर वेक्टर गिवन नहीं होता है, आप हमेशा इसको अपनी तरफ से इस फॉर्मेट में एज्यूम करते हैं। ए वेक्टर क्या है, पॉइंट है, तो x1 y1 और z1 के, ठीक है। और बी वेक्टर ये दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट को मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा, तो और ये मेरे पास में दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन। अब मुझे आर ए एंड बी के फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन लिखना है। किसके फॉर्मेट में, आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के फॉर्मेट में। अगर मुझे एक्स वाई जेड x1 y1 z1 x2 y2 z2 के फॉर्मेट में लिखना हो, उसको बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो आपकी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। फिर लिखेंगे उसको कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए तो आप देखोगे तो आपके पास में एक तो बन रहा है ए आर वेक्टर, देख पा रहे हो, और एक बन रहा है ए बी वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या कहेंगे बताओ। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मेरे पास में ए आर वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है या नहीं, ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर। भाई आर वेक्टर है, ये मूव करेगा तभी तो लाइन बनेगी, और मूवमेंट से जो लोकस होता है उसी के लोकस को अपन एक ए बी की डायरेक्शन में मूव करवाएं तो वो क्या होगा, लोकस, लाइन का लोकस बनेगा। तो मुझे यहाँ से इतनी बात समझ में आ रही है कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। और पैरेलल की जब भी कंडीशन आती है तो उसके बीच में लैम्डा तो चिपक जाता है। जब पैरेलल की कंडीशन लगती है तो वहाँ पे क्या चिपकता है, लैम्डा चिपक जाता है। या कोलिनियर की बात करें, एक ही बात है, यहाँ पे पैरेलल की जगह कोलिनियर बात ज़्यादा वैलिड है। तो कोलिनियरिटी और पैरेलल की कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है या एक वेक्टर दूसरे कोलिनियर है, दोनों के बीच में डायरेक्शन सेम होती है, केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, तो आप उसको लैम्डा से मेंटेन करते हो। अब ए आर वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और ये लैम्डा टाइम। अब ए बी वेक्टर लिखना है तो मैं ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा, बी माइनस ए वेक्टर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको आर वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये राइट मिलेगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में। अब देखो पिछली वाली इक्वेशन में हमारे पास में क्या था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो पोजीशन थी जहां से लाइन पास हो रही थी, और बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर आपका था जिसकी डायरेक्शन में जा रही थी। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ध्यान से समझना, डायरेक्शन कौन है, तो डायरेक्शन, अब इस जगह पे डायरेक्शन है आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर मैं पिछले वाले केस से समझना चाहूँ, क्या समझना चाहूँ कि मेरी डायरेक्शन अगर 2 पॉइंट है तो मुझे डायरेक्शन अपने आप से निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो मैं डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, बी माइनस ए वेक्टर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछले वाले केस से इसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो ए वेक्टर तो ठीक है, लेकिन बी वेक्टर अब क्या बन गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन गया। तो वहां पे डायरेक्शन थी, ये पॉइंट थे, तो आपको डायरेक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर ऐसा सोच लेते हो तो आपको पता लगेगा कि ये तो पहले वाला केस ही हो गया। हमें कहूँ हाँ बिल्कुल पहले वाला केस है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा पिछले वाला केस था बिल्कुल वैसा ही केस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वेक्टर फॉर्म में। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगा, आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ से दोनों तीनों दिख रहे हैं, इनको यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं जैसे पुट करूंगा उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको जो रिजल्ट दिखेगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये आपने कहीं देखा हुआ ऐसा दिखेगा। देखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पिछले वाले केस में हमने किया था तो क्या बना था, आर माइनस ए वेक्टर जब लिखा था तो ये x माइनस x1 बना था, क्या बना था, x माइनस x1, फिर y माइनस y1 और z माइनस z1 लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से देखा तो लैम्डा ए लैम्डा बी और लैम्डा सी, बट इस साइड में क्या बनेगा इस कंडीशन में, जहाँ देखोगे तो x माइनस x1 इक्वल टू, इधर लैम्डा बी माइनस ए लिखना है
तो लैम्डा टाइम बी माइनस ए करेंगे तो ये बी और ये ए माइनस करेंगे तो क्या बनेगा x2 माइनस x1। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ये x2 माइनस x1 बनेगा, ठीक है। ऐसे में y माइनस y1 लिखूंगा तो क्या बनेगा लैम्डा y2 माइनस y1 बनेगा, ठीक है। और z माइनस z1 लिखेंगे तो ये लैम्डा z2 माइनस z1 बनेगा, ठीक है। ये कैसे बन रहा है? इस रिजल्ट के आगे लिख रहे हैं अपन। क्यों कैसे लिख रहे हैं? आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद में मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लैम्डा की वैल्यू है। दूसरी जगह से लिखना चाहेंगे तो y माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और तीसरी जगह से लिखना चाहेंगे तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। ये आपके पास में जो रिलेशन निकल के आया है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म इन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो उस कंडीशन में लाइन की इक्वेशन का ये कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। अब पिछले जो एक फॉर्म की बात करें जिसमें एक ही पॉइंट था और डायरेक्शन थी, और ये 2 पॉइंट पे अब देखोगे तो दोनों के न्यूमरेटर एक जैसे दिख रहे हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। यहाँ पे भी सेम केस है, इस जगह भी देखेंगे तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 है। अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पे जो डिनोमीटर वाला पार्ट है उसमें। इस जगह देखोगे तो आपके पास में क्या है? x2 माइनस x1, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूँ, ये कितना है? y2 माइनस y1 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? z2 माइनस z1। आप खुद सोचो, अगर 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के dr क्या होंगे? AB के dr क्या होंगे? यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो dr, यानी dr का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। तो AB के डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहेंगे तो हमने क्या बोला था? B में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये तो dr होंगे। तो आपको ये तो सिखाया है कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उनसे आप डायरेक्शन लिख लेते हो, तो आपको ये 2 अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पहली वाली इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जिसमें बी क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है ना। बी क्या है? डायरेक्शन है। तो आप यहाँ से डायरेक्शन लिख सकते हो। तो आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना कि यदि आपको बोला है कि ये 2 पॉइंट है, इनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, तो आप उसमें एक पॉइंट को तो ए वेक्टर एज्यूम कर लेना, और 2 पॉइंट जो ए और बी है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके फिर डायरेक्शन लिख लेना, तो उससे बी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा? बी वेक्टर। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पता है तो हम इक्वेशन कौन सी प्रीफर करेंगे हर बार? आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इसको प्रीफर करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में। और बच्चों अगर वेक्टर फॉर्मेट में आप लिख लेते हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करो मेरे साथ में, फिर आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में एक पॉइंट और डायरेक्शन है, तो इस वाली इक्वेशन को लगाना है, और 2 पॉइंट डायरेक्टली आ जाए तब हम इस वाली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। दोनों में ध्यान देने वाली बात ये कि जो नोमिनेटर वाला पार्ट है उसके साथ में x, y और z है, उसके कोफिशिएंट को 1 रखना है। अगर 1 नहीं है तो फिर आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्डाइज नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में अगर कोई पॉइंट और गिवन वेक्टर है तब इक्वेशन ये लिखते हैं, इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये बन जाता है। अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है, क्या करना है? इसमें कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो आपका जनरल पॉइंट क्या होता था भाई? आपकी ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई एक पी पॉइंट एज्यूम करना है, जनरल पॉइंट। अब मैं पी पे आ जाता हूँ, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं एक्स वाई जेड, जो कि आर वेक्टर बुलाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो, क्योंकि अपन जनरली पी पॉइंट से ही जनरल पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो कैसे लिखते हैं? तो आप उस कंडीशन में कार्टेशियन फॉर्मेट की मदद लेते हो। किसकी मदद लेते हैं? कार्टेशियन फॉर्म की मदद लेते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म में से ही क्या करते हो? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो। तो देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा ए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 प्लस लेमडा ए आ जाएगी। ऐसे y की वैल्यू कितनी आएगी? तो y1 प्लस लेमडा b आ जाएगी। और z की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो z1 प्लस लेमडा b आ जाएगी। तो ये आपके जनरल पॉइंट लिखने का तरीका होता है। तो आपको किसी पॉइंट को एज्यूम करना है लाइन के ऊपर, जो आगे आपको फोटो परपेंडिकुलर इमेज निकालते समय काम में आएगी, कि आप लाइन के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट को एज्यूम करोगे। तो कैसे एज्यूम करोगे?
x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइन की इक्वेशन के ऊपर एक कोई पॉइंट एज्यूम करना है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब 2 पॉइंट हमने बोले, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। अब क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। देखिए अब ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, इसी लाइन की इक्वेशन को देखोगे तो इसकी शेप आप देख के पता कैसा लग रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म में, और वो करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की आपको कह रहे हैं। तो आप बताओ कार्टेशियन फॉर्म आपको क्या याद है? तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में याद है कि ax माइनस x1 अपॉन a होता है, y माइनस y1 अपॉन में b होता है, और z माइनस z1 और अपॉन में c होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से वेक्टर इक्वेशन याद करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आती है, तो पहले वेक्टर इक्वेशन को अगर माइंड में लिखे हैं तो ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की यहाँ से या वेक्टर फॉर्म में लिखना है ए और बी को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा x माइनस 3 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 और z प्लस 4 अपॉन 5। अब बताओ ये कंपेयर करने की स्थिति में है या नहीं? तो आप कहोगे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है जो न्यूमरेटर में 1 1 है। तो कंपेयर करेंगे तो बताओ यहाँ से आपको x1 y1 और z1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आ रही है? देखो x माइनस x1, तो x का माइनस 3 हो रहा है, इधर x1 हो रहा है, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे प्लस है, ऊपर माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। और z की वैल्यू कितनी है? अभी प्लस 4 है, उधर माइनस है, तो ये माइनस का 4 आ जाएगी। समझ में आ गया? आपको डायरेक्टली लिखना सिखाते हैं। इधर जैसा दिख रहा है उसका उल्टा साइन लीजिए। ये माइनस 3 है तो प्लस 3 लीजिए, प्लस 1 है तो माइनस 1 लीजिए, प्लस 4 है तो माइनस 4 लीजिए, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अब इसी से मैं क्या बनाऊंगा, ए वेक्टर बनाऊंगा। क्यों ए वेक्टर कैसे बनाते हैं याद करो। आपको अगर पास में पोजीशन कोऑर्डिनेट आ गए तो कोऑर्डिनेट के पास में आई जे के लगा दो तो आपको ए वेक्टर मिल जाएगा। तो 3i माइनस जे और माइनस का 4k। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हम डायरेक्टली लिखना सीखेंगे, इतना भी काम नहीं करेंगे, इसको लिख के डायरेक्टली लिखना सीख जाएंगे, वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अच्छा बी वेक्टर क्या है? तो आपको यहाँ से डायरेक्शन को अपन बोलते हैं ABC। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके? डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 2 एंड 5 है। इसी से तो बी वेक्टर बनता है। आपको ये तो बोला था जो डिवाइड में है उन्हीं के साथ में आई जे के लगा दो तो बी वेक्टर बन जाता है। तो कितना बन जाएगा? 2i माइनस 2j और 5k। आगे अब आपके पास में ये बी वेक्टर भी आ चुका है। आपको देखोगे तो बी वेक्टर बहुत ही आसान तरीके से दिख जाता है। जो डिवाइड में पार्ट हैं 2 माइनस 2 और 5 उनके साथ आई जे के लगा दो। बस कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपके एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे देन उसको आगे बढ़ाओगे। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ठीक है। बस वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, केवल वैल्यू रख लो। तो 3i माइनस जे माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम 2i माइनस 2j और 5k। ये इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ये पूछा था आपको वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डायरेक्टली लिखना सिखाता हूँ। देखो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हो। कैसे? इतना काम क्या है, ये तो आपको प्रॉपर बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है। कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे कि जो ऊपर वाले पार्ट है -3, 1 और 4, इससे आप डायरेक्टली ए वेक्टर लिखो और यहाँ चिपका दो। जो नीचे वाले पार्ट है इससे बी वेक्टर लिख दो और यहाँ चिपका दो, ठीक है। एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने ले दिया x माइनस 3 या प्लस 3 ले लेते हैं और 1, ठीक है। y प्लस 5 2 ले लिया और z माइनस 4 और यहाँ पे 3 ले लिया। अगर मुझे यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? आर वेक्टर लिखूंगा। ऊपर कितना है? 3 प्लस 3 माइनस प्लस 5 और 4 है। तो मैंने बोला जो प्लस का साइन है तो माइनस में लिखो आप। तो माइनस का 3i माइनस का 5j और ये माइनस है तो इसको प्लस में लिखो। उल्टा साइंस के साथ लिखना है, ठीक है। लेमडा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 यानी i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में दे देंगे और कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो वो तो आसान है, लिख लेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको इसका डायरेक्टली लिखना समझ में आ गया होगा। हमको डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए। बस इतना सा काम अगर सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके डायरेक्शन
रेशियो निकालने हैं और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। यानी इसके साथ में दो इन्फॉर्मेशन आपको पूछ रहे हैं, पहले डायरेक्शन रेशियो बताने और फिर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाती है। तो पहले तो ये इक्वेशन को देखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म की शक्ल में नहीं है, तो पहले उसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब हमको माइंड में आना चाहिए कि हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म है वो कैसी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमने कार्टेशियन फॉर्म को याद किया हुआ है, ठीक है। तो पहले उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, x को सिंगल करना है, अकेला करना है। तो x के साथ में कितना है, 6 मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है, 6। तो मैं यहाँ से 6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बनेगा x और ये 2/6 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर 3y प्लस 1 है, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा, तो ये y प्लस 1/3 बन जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस का 2z है, मुझे z प्लस में चाहिए, तो मुझे यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो z और 3/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 6x माइनस 2/6, 3 कॉमन लेंगे तो y 1 प्लस 1/3 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो z माइनस 3/2। यहाँ तक ठीक। अब आप देखो यहाँ पे जो पार्ट है मैंने बोला कॉपिसेंट तो बनाना चाहिए, तो इस 6 को नीचे लेके आएंगे, तो 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं और नीचे आएगा तो ये 1/6 हो जाएगा, राइट। अब y प्लस 1/3 है और ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और z माइनस 3/2 है और उसको नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ गया, इस टाइप से, ताकि इस शक्ल में तो आ जाए। अगर इस शेप में आ जाएगा तो फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हमने क्या बोला था, जो भी वैल्यू होती है डिवाइड में एक सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद है तो मैंने ये बोला था कि डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन में बहुत सारी गलती थी, उससे गलती या कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्शन रेशियो निकाले थे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या एक सिंप्लीफाइड वैल्यू थी। अब इसको सिंप्लीफाइड बनाया, देखो ये तो फ्रैक्शनल में, तो सिंप्लीफाइड बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 1/6, 1/3 और -1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं कहते मल्टीप्लाई विथ 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई क्यों करते हैं कि आपके डायरेक्शन रेशियो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होते हैं, मल्टीप्लाई विथ 6। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये आपका रिजल्ट यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो y प्लस 1/3, यहाँ पे 2 आ जाएगा और z माइनस 3/2 और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ गई है। अब ये प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, तो यहाँ से मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास में ये किस पॉइंट से पास हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ए वेक्टर क्या है, कहाँ से पास हो रही है, पोजीशन वेक्टर। कहाँ से पास हो रही है, पासिंग वेक्टर, जिससे पास हो रही है। तो हमने क्या बोला था, जो नोमिनेटर वाले पार्ट है इनके साथ में आई के लगा दो। अगर प्लस की संख्या तो माइनस में लिखो और माइनस किया तो उसको प्लस में लिखें। तो -1/3 है, तो हम क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे और आई लगा देंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, डायरेक्शन रेशियो सिंप्लीफाइड होते हैं, पॉइंट कभी सिंप्लीफाइड नहीं होते, पॉइंट तो जो होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो आपको लिखना है माइनस का, और इस जगह पे -3/2 है तो आप लिखोगे इसको प्लस का 3/2, क्योंकि मैं कंपेयर करने के बाद आपको इसका एक कंक्लूजन बताया था कि प्लस में आ रहा है तो माइनस में लिखें, माइनस में है तो ये प्लस में लिखें। तो यहाँ से ये आपका आ गया ए वेक्टर। किसी को दिक्कत हो तो सब बताओ। ये 1/3 प्लस 1/3 और इधर 1/3 इनको लिखना है। अब डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखेंगे, अब आपको लिखना है डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर जिसको अपन बी वेक्टर से बोलते हैं, तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो नीचे जो पॉइंट है उनके साथ में आई जे के लगा दो, तो कितना होगा आई प्लस 2j माइनस का 3k। ये आपके पास में आ गया डायरेक्शन वेक्टर। अब किसी ने पूछा क्या था, डायरेक्शन रेशियो पूछे थे, तो डायरेक्शन रेशियो कितने थे, डायरेक्शन रेशियो थे 1, 2 एंड -3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ये आपके हो गए, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या था, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी थी। क्या करनी थी, वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन लिखनी थी। तो वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b होते हैं। तो आपको क्या करना है, a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेनी,
यहाँ पे लिख लेंगे और लेमडा टाइम क्या लिखेंगे i प्लस 2j माइनस 3k। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना वो सिंप्लीफाइड होते हैं, फ्रैक्शनल में नहीं होते हैं। अगर फ्रैक्शनल में आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जिससे क्या होगा, सभी एक कॉमन या एक परफेक्ट नंबर बन जाए, जिसको अपन इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में लाने के लिए आपको किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस जगह से पास हो रही है। देखो इसके अंदर दो चीज आपसे पूछ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में पूछ रही है, तो इस जगह से पास हो रही है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ते समय इतना पकड़ लो, इसके अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे निकलेंगे बस। तो जहां से लाइन पास होती है वो क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे तो ए वेक्टर बताओ कितना आएगा, जिसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जहां से लाइन पास होती है। तो कितनी है, -i प्लस 4j और माइनस का 3k, इतना समझ में आ गया। और अगर इसको देखोगे तो ये तो हमारा x1 y1 और z1 है। अच्छा, ये किसके पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है। भाई आपको ध्यान हो तो हम 2D के अंदर पढ़ते थे कि कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो जिस लाइन के पैरेलल होती थी उसका हम स्लोप चुराते थे। क्या करते थे, उसका स्लोप चुराते थे। अब यहाँ पे क्या चुराएंगे, डायरेक्शन चुराएंगे। जिस लाइन के पैरेलल हमें लाइन लिखनी होती है तो उस लाइन से हमें क्या करना है, डायरेक्शन चुरानी है। तो दोनों लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, दोनों की डायरेक्शन लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना बनेगा, डायरेक्शन बी वेक्टर क्या बनेगा, अभी देखोगे तो बी वेक्टर बन जाएगा आपका 2i माइनस 6j और 5k। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन मान लेते हैं, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको दे रखा है और मुझे इसी के पैरेलल ये लाइन लिखनी है। तो ये लाइन जहाँ से पास हो रही है वो तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया, लेकिन पैरेलल क्या है, ये दोनों पैरेलल ही तो है, तभी तो आप कहोगे ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। पैरेलल लाइन में क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। तो अब जिसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो वहां से आपको बी वेक्टर चुराना है। तो बी वेक्टर यहाँ से कितना हो जाएगा, बस इतना सा कंक्लूजन था जो आपको समझ में आ गया, 2i 6j प्लस 5k, इतना ठीक है। ए वेक्टर आपको पता है, बी वेक्टर पता है, तो इससे आप पॉइंट मिल गया और दूसरे से डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन लाइन होती है, तो आप कहोगे आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अभी तो लिखते हैं, तो यहाँ से आर माइनस आई प्लस 4j और माइनस का 3k प्लस लेमडा टाइम, तो 2i माइनस 6j और ये 5k, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म को समझ में आ गया होगा। अब कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहते हैं अपन, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन याद करो। ये कार्टेशियन फॉर्म का जो मैथ लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये तो होता है। अब यहाँ से अपन लिखेंगे तो x1 y1 z1 और ए बी सी आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं ए बी सी कहाँ से निकालूंगा, तो ए बी सी क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ये तो आपके ए बी सी होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उन्हीं को तो आप ए बी सी बोलते हो। तो यहाँ से मुझे x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन 2, y माइनस y1 तो y माइनस 4, डायरेक्शन कितनी है -6, z माइनस z1 कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा और डायरेक्शन कितनी है 5। तो ये जो मेथड या ये जो फॉर्मेट निकल के आया इसी को अपन क्या बोलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। अब आप देखना कभी भी आपको दो लाइन गिवन है, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और उससे आप डायरेक्टली पता लगा लोगे ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर आपको दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उन दोनों कार्टेशियन इक्वेशन के अगर डिनोमिनेटर के वैल्यू एक जैसी है या प्रोपोर्शनल है, एक जैसी है या प्रोपोर्शनल है, जैसे 2 - 6 5 है, इधर 2 - 6 5 है, तो ये इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब ऐसा भी हो सकता था कि प्रोपोर्शनल भी हो सकते थे, जैसे यहाँ पे 4 - 12 और 10 भी हो सकता था। तो उस कंडीशन में मैंने दोनों बात बोली कि अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर इक्वल है या प्रोपोर्शनल है,
अपन ने लिखा था अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो उस केस में हम दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लाइन के लाइन के कोएफिशिएंट या सॉरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। किसी कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपके पास में अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन आ गई, अगर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है तो मैं उसको एक फॉर्मेट से दूसरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कार्टेशियन को मैं वेक्टर में लिख सकता हूँ और वेक्टर को कार्टेशियन में लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, स्पीड आएगी आपके लिखते समय। और दूसरा केस हमने क्या देख लिया, अगर मुझे कोई लाइन लिखनी है जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो जिस लाइन के पैरेलल है उससे मुझे बी वेक्टर मिलेगा, जिससे पैरेलल उससे क्या मिलेगा, बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशन और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले आपसे बोल दिया है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है, क्या करनी है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आपको ये फॉर्मेट हमेशा पता होना चाहिए, जिसमें ए वेक्टर पॉइंट या पोजीशन वेक्टर है जहां से लाइन पास होती है और बी वो जिसकी डायरेक्शन में जानी है। अब उसके पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से आपको बी वेक्टर ढूंढना आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इस पॉइंट, यहाँ से पास हो रही है, तो हमने इस इतनी सी लाइन से इतनी बात पकड़ ली कि मेरा ए वेक्टर यहाँ पे क्या है। आपको कार्टेशियन की बजाय वेक्टर में ज्यादा कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर इजी होता है, वेक्टर आपने पढ़ भी रखा है। तो यहाँ से ए वेक्टर समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यानी आपको क्या करनी, दो लाइन गिवन है, ये L1 है और ये L2 है, और इनके परपेंडिकुलर मुझे लाइन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इनके परपेंडिकुलर कोई लाइन की बात करें तो ऐसी लाइन होगी, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर ये लाइन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जब भी मुझे परपेंडिकुलर की बात आती है तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की लाइन होगी तो इसकी डायरेक्शन में बोलता हूँ बी वेक्टर है। अच्छा, L1 की डायरेक्शन कौन बता रहा होगा, B1 वेक्टर बता रहा होगा, और L2 की डायरेक्शन कौन बता रहा होगा, B2 वेक्टर। तो आप बताओ, अगर मुझे दो लाइन के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन लिखनी है तो तीसरी लाइन की डायरेक्शन किस साइड में होगी, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। दो लाइन के परपेंडिकुलर अगर लाइन लिखनी है तो लाइन को आप वेक्टर पे लेके आ जाओ, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है तो आप क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर लिखना हो तो क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। तो यहाँ से मुझे अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, क्या करनी, बी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, तो मुझे यहाँ से ये कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि B1, अच्छा B1 क्या है, पहले तो B1 को पहचानो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। B1 क्या है, पहली वाली लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है, तो 3i प्लस 6k। अच्छा, B2 क्या है, सेकेंड लाइन की डायरेक्शन है, 3i प्लस 8j और माइनस का 5k। ये दो वेक्टर लिखे मैंने, वो बेसिकली L1 और L2 की डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट आपका होगा, आप जो रिक्वायर्ड लाइन चाह रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन चाह रहे हो, उसकी डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, तो यानी आपका जो बी वेक्टर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, लैम्डा टाइम B1 क्रॉस B2 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि आप परपेंडिकुलर लाइन ढूंढ रहे हो। अगर पैरेलल ढूंढनी होती तो आप डायरेक्टली में बी वेक्टर चुरा लेता, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो इससे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन मिलेगी। किससे मिलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन मिलेगी। तो अब हमारा काम हो सकता है, यदि हमें बी वेक्टर कैसे भी करके मिल जाए तो बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, आपको पता ही पहले से, आई जे के लिखते हैं और डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं। 3 - 16 और 7, 3 8 और -5। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितना आएगा, आई के साथ में ये 80 हो जाएगा और -56। फिर जे के साथ में लिखेंगे तो कितना आएगा, -50 और -21, और के साथ देखेंगे तो के के साथ में आ जाएगा 24 + 48। अब आप देखोगे तो ये 24i + 36j, और यहाँ से देखेंगे तो 72 ये हो रहा है। ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। अब इसी के पैरेलल मेरा क्या है, बी वेक्टर है, तो मुझे बी वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, बी वेक्टर। तो यहाँ पे लैम्डा लग रहा है, क्या लग रहा है, लैम्डा। अब लैम्डा के साथ में
क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो उसकी पैरेलल की डायरेक्शन में आया होगा। तो हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि बी वेक्टर डिवाइड में रहता है, डायरेक्शन रेशियो में रहता है। तो मुझे अगर यहाँ से बी वेक्टर लिखना हो, क्या करना हो, बी वेक्टर लिखना हो, तो बी वेक्टर के लिए क्या करूँगा, लैम्डा तो है, और यहाँ से भी देखोगे तो इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो कितना होगा 2i 3j और 6k, 12 से करेंगे तो ये 12 लैम्डा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2i 3j और 6k। अब ये जो 12 लैम्डा है इसको आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या बनेगा, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के लिए 12 लैम्डा लग रहा है। तो मैं बी वेक्टर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से बी वेक्टर फाइनली क्या लिखेंगे 2i 3j और 6k। ये कारण समझ में आ गया कि यहाँ पे 12 लैम्डा को रिजेक्ट क्यों कर रहे थे। अब वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, तो आपको कितनी बार अब तक 4-5 बार अप्लाई करवा दिया, तो r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। बस यहाँ से ए वेक्टर आपको दिख ही रहा है, बी वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बस वही आंसर है। तो ये ए वेक्टर ऊपर से i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम, लैम्डा टाइम लिखेंगे तो 2i प्लस 3j और प्लस का 6k, ये आंसर है आपका, ठीक है। ये फाइनली जो आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है ये इस इक्वेशन का आंसर है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि हमें परपेंडिकुलर अगर दो लाइन की इक्वेशन लिखनी हो लाइन की, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी। डायरेक्शन मिल गई मतलब बी वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर आपको पॉइंट को मानना होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आ जाते हैं तो फिर इस इक्वेशन को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ से मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी हो, क्या करना पड़े, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी पड़े। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगे, कार्टेशियन फॉर्म तो आप लिखोगे x माइनस x1, तो 1 यानी 1, x1 y1 z1 की वैल्यू है अपॉन a। डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन कितनी है, तो डायरेक्शन देखोगे तो 2 3 6 है, नीचे 2 आ जाएगा, y माइनस 2, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, z और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि z माइनस z1 होता है, z1 की वैल्यू -4 है इसलिए प्लस हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। ऑप्शन के अंदर आप दोनों ही देख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हो सकती है और वेक्टर फॉर्म में हो सकती है, तो बस आपको बदलना आना चाहिए जैसी जरूरत है। अब ये पॉइंट पे तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल निकाल लेते हैं वेक्टर मान के। तो इस पे तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डी सी L1 M1 और N1 है और दूसरी लाइन के डी सी L2 M2 और N2 है, तब उस केस में एंगल निकलता है, वो क्या निकलता है, तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 निकलता है। ये इस पेज में नहीं था इसलिए हमने इसको साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी पैरेलल की केस में आपको पता है, परपेंडिकुलर केस में कंडीशन पता है। परपेंडिकुलर में क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 निकल के आएगा, और पैरेलल में क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन, आपके पास में दो लाइन गिवन है और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा पूछ रहे हैं। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो परपेंडिकुलर में जो कॉन्सेप्ट लगेगा कि उनके डायरेक्शन रेशियो वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। पर A1 B1 और C1 को आपको पहचानना आना चाहिए, तो ये लाइन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। इस लाइन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट लाइन है जिसको L1 बोल रहे हैं, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें 1 माइनस एक्स है, मुझे x माइनस 1 लिखना है, तो माइनस तो कॉमन लिया होगा और वो माइनस मेंटेन कहाँ होगा, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जाके, तो ये -3 लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पे 7y है तो मुझे तो केवल y चाहिए,
तो क्या करोगे, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जैसे 7 में कॉमन लूँगा तो कितना बन जाएगा, y प्लस 19/7 अपॉन में क्या बन जाएगा, 2 लैम्डा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे तो 5z माइनस 10 है, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस 2 अपॉन 11, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा और रीराइट करते हैं और फिर देखते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y प्लस 19/7, और इसको लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 लैम्डा बाई 7 आ जाएगा। आगे देखेंगे तो z माइनस 2 और ये 11/5 हो जाएगा। अब जाके ये प्रॉपर रूप हुआ है, इसको अपन बोल सकते हैं प्रॉपर रूप। अब ये प्रॉपर रूप है तो यहाँ से आपको a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2 लैम्डा बाई 7 और c1 की वैल्यू 11/5 लिखनी है, न कि स्टार्टिंग में आप लिख लेते कि 3, 2 लैम्डा और 11। भाई डायरेक्शन रेशियो कब होते हैं, जब कार्टेशियन फॉर्म की प्रॉपर फॉर्म होती है। अब कार्टेशियन तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो पहले प्रॉपर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे अब L2 की बारी आएगी, तो L2 की जो लाइन है इसमें से देखोगे तो यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा। अगले में देखेंगे तो प्रॉपर है, क्यों कि y के साथ में कोफिशिएंट 1 ही है। अगले में देखेंगे तो z प्लस 7/5, ये ठीक है। अब इसमें इसको और देखेंगे तो ये -7 को मेंटेन करो, तो -7 नीचे लेके जाएंगे तो 3 लैम्डा बाई 7 हो जाएगा, y प्लस 5/1 और z प्लस 7/5। अब यहाँ से आपको a2 नजर आएगा तो 3 लैम्डा बाई 7, b2 की बात करेंगे तो 1 और c2 की बात करेंगे तो 5, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कंडीशन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो आपका पास में क्या कंडीशन बनेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, -3, b1 की वैल्यू कितनी है, -3 लैम्डा बाई 5, b2 की वैल्यू कितनी है, b1 की 2 लैम्डा बाई 7, b2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c1 11/5 और c2 की वैल्यू कितनी है 5, ये 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व करेंगे और लैम्डा मिल जाएगा, तो ये 9 लैम्डा बाई 5 प्लस 2 लैम्डा बाई 7 प्लस 11, 5 से 5 कट जाएगा, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लगेगा, तो 35 एलसीएम आ जाएगा, तो 63 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 11, ठीक है। ये कांस्टेंट इधर साइड ले लिया। अब आप देखोगे यहाँ से तो ये 73 लैम्डा इक्वल टू कितना हो रहा है, यहाँ पे 35 इंटू 11 करना है, तो 35 इंटू 11 करेंगे तो 385 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 385 अपॉन 73। थोड़ा सा इस तरह से निकल के आ रहा है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको डीसी समझ में आना चाहिए। अगर डीसी समझ में आ जाते हैं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होने लग जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जी के फेवरेट एरिया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है, बट प्रॉपर फॉर्मेट के बाद में लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, और ये JEE 2020 में पूछा था, फाइंड द कंडीशन इफ द लाइन, एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो कंडीशन किस में आएगी, कोफिशिएंट में आएगी, या फिर कोफिशिएंट के अंदर कंडीशन निकल के आएगी। तो मैं यहाँ से लाइन को लिखूंगा, तो L1 लिखें, L1। तो ये लाइन का प्रॉपर फॉर्म लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो इसको देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ x माइनस बी, देखो इसको लेफ्ट में ले लिया, ठीक है। तो x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। और यहाँ से भी y की वैल्यू निकालते हैं इस जगह से। इन दोनों रिलेशन के अंदर कनेक्टिविटी किसकी है, भाई ये भी y के टर्म में और ये भी y के टर्म में, तो इसमें से y कॉमन है, ठीक है, y कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इसे y की वैल्यू निकालूंगा, तो पहले वाले से y की वैल्यू समझ में आएगी, x माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, दूसरे वाले से y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, z माइनस डी अपॉन सी। समझ में आ गया इतना। अब इसको थोड़ा सा और मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये x माइनस बी अपॉन ए, वाई माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस डी अपॉन सी, ये कंडीशन दे देगा। क्या आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ये जो लाइन को लिखा है मैंने कार्टेशियन फॉर्म में, ये पॉइंट समझ में आ गया।
अब L2 लाइन दूसरी लाइन है, इसको लिखेंगे तो इसमें भी क्या है, कनेक्टिविटी किसकी है, y की कनेक्टिविटी है, तो y को पकड़ेंगे तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखना चाहेंगे। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ तो मेरे पास में ये कैसे दिखेगा, नीचे लिख लेते हैं L2, तो यहाँ से देखेंगे तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश वाई माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है, और z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, ये सेकेंड लाइन होगी। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं इफ, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, देन आपके पास में जो डायरेक्शन है इनके इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन का एडिशन कितना होगा, 0 होगा। तो a इंटू ए डैश, इसकी डायरेक्शन में कौन है a, एन ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी इंटू सी डैश इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। ये कहाँ से लगाई मैंने, वो पिछले वाले केस में जो लगाया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू a, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू c है। ऐसे a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख के उस कंडीशन से सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास में यहाँ तक पहुँच गए होंगे। अब देखिए, इस क्लास के अंदर हमने दो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे लाइन का इक्वेशन लिखना और लाइन की पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशन के बारे में सिखाएं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फुटो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था कि आपको पॉइंट और स्लोप दे रखा था, आप लाइन का इक्वेशन लिखते थे, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट और डायरेक्शन दे रखें तो हम लाइन का इक्वेशन लिखना सीखें, फिर परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन चेक करना सीखें। अब नेक्स्ट आपको जो बातें पढ़नी है तो वो है दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब अगर इंटरसेक्ट करती है, कोप्लेनर की कंडीशन क्या आएगी, फुटो परपेंडिकुलर क्या होगी, किसी पॉइंट का लाइन के अलोंग इमेज कैसे निकालते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से आने वाले वीडियो हैं, तो कोशिश करना कि आप कंटिन्यूसली उसको देखें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।